हम लोग बात करने वाले हैं डीन रास्कोपाउंड। और डीन रास्कोपाउंड भी समाजशास्त्री हैं। और अब तक समाजशास्त्री के तौर पर हम लोगों ने जिन लोगों को देखा है उनमें 3 नाम प्रमुख हैं। पहला इयरिंग, दूसरा ड्यूगेट और तीसरे यूगेन यर्लिच। तो देखना ये पड़ेगा डीन रास्कोपाउंड आखिर इन 3 से भिन्न कैसे, क्योंकि अगर ये भी समाजशास्त्री हैं और पिछले 3 भी समाजशास्त्री हैं तो आखिर कोई भिन्नता तो होगी, क्योंकि बिना भिन्नता के किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में किसी भी विषय के द्वारा प्रस्तुति नहीं किया जाता। अगर आप ब्लाइंड फॉलोअर अपने से पूर्व के विचारकों के, तो आपको विचारक के तौर पर चित्रित यही क्यों किया जाएगा? आपको विचारक के तौर पर शामिल किया गया है, इसका मतलब ये कि आपने पूर्व के विचारकों से कुछ ग्रहण तो किया है, लेकिन या तो उसे आगे बढ़ाया है या उसका विरोध किया है। और जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो भी ज्ञान आगे ही बढ़ता है, क्योंकि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है पूरी दुनिया में जिसका विरोधी विचार न हो। और ये विरोधी विचार ही है जिसने दुनिया में ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायता की है। इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे एक मुकदमे में जो माइनॉरिटी डिसीजन है वही अगले मुकदमे में मेजॉरिटी डिसीजन है। आप केशवानंद भारती में जो कुछ देखते हैं उसके बीज सज्जन सिंह में पड़ गए थे। सज्जन सिंह में पहली बार यह बात कही गई कि कुछ तो है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। पहली बार इस बात पर विचार हुआ था कि संशोधन शब्द अपने में सीमित है और विधायिका कोई शब्द प्रयोग कर रही है तो वो शब्द प्रयोग अनजाने में नहीं है, बेहोशी में नहीं है। और विधायिका को सतत बुद्धिमान इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो हमारी तरह न सोचती है और न ही बोलती है। हम बेहोशी में बोलते हैं। हम किसी भी भाव की अभिव्यक्ति के लिए बिना सोचे समझे किस भाव की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, किसी भी शब्द का चयन ये कर लेते हैं। और शब्द योजना इसी को कहते हैं कि आप पहले सोचें कि अमुक भाव इसकी अभिव्यक्ति के लिए कौन सा शब्द उचित होगा। और हमें यह बात कहने में इतने शब्द बोलने पड़े हैं और कवि और साहित्यकार इसे 2 लाइनों में कह देंगे। वो कहते हैं ये तराजू तो लिखे तब मुख बाहर आने। तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जो भाव हमारे मन में उठ रहा है इसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रॉपर शब्द, प्रॉपर वर्ड ये क्या हो, उसके बाद ही बोलना चाहिए। ये बोलने की स्वाभाविक कला है। क्योंकि हम इस ढंग से नहीं बोलते इसलिए हमें सतत बुद्धिमान नहीं कहा जाता। विधायिका एक ऐसी, ठीक है, प्राधिकारी है जो बिना सोचे कुछ नहीं बोलती है। इसलिए माना जाता है कि एक लेजिस्लेटिव विजडम है, एक विधायी बुद्धि है उस अधिनियम के पीछे
जिसकी व्याख्या व्याख्याकार कर रहा है। आपकी मान्यता है विधायिका में बैठे लोगों के प्रति क्या है, इससे मतलब नहीं है। आप तो ये मानते हैं कि विधायिका में बैठे लोग अनपढ़ हैं, अक्सर आप मीम्स बनाते रहते हैं, लेकिन विधायिका में बैठे लोगों को बुद्धिहीन कहना, ये आपकी मूर्खता इसका परिचय देता है, क्योंकि आपने ये माना है कि वो शिक्षा जो आप अर्जित कर रहे हो केवल वही शिक्षा है, जबकि शिक्षा बहुत विस्तृत है। सबसे अच्छा शिक्षक, ठीक है, संसार को माना गया है, दुनिया सबसे बेहतर शिक्षा देती है, उससे बेहतर शिक्षा कोई नहीं देता। दुनिया अर्थात प्रकृति सब कुछ सिखा देती है। आप प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, आपको पता लगेगा, सारी चीजें आपके ध्यान में आ सकती हैं। तो केवल डिग्री हासिल कर लेना ये शिक्षित होने का लक्षण नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी बुद्धि का विकास ही नहीं है, इसलिए आपने शिक्षा और डिग्री इसे परस्पर जोड़ रखा है, जबकि शिक्षा और डिग्री दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो विधायिका में बैठे लोग जीवन के अनुभवों से शिक्षित हैं, उनकी शिक्षा भले ही किसी विश्वविद्यालय में न हुई हो, लेकिन जीवन इसने उन्हें शिक्षित किया है, इसलिए उनके द्वारा बनाई गई विधि में एक बुद्धि देखने का प्रश्न यह होता है। और पहली बार सज्जन सिंह में यह डिफाइन हुआ था कि जब वर्ड संशोधन यूज हुआ, परिवर्तन, निरसन, ये शब्द उपयोग नहीं हुए। ये नहीं कहा कि संविधान को निरसित कर सकते हैं, ये नहीं कहा कि संविधान को परिवर्तित कर सकते हैं, जितनी चर्चा अभी चलती रही कि संविधान बदल देंगे। इस विषय पर चर्चा सज्जन सिंह, केशवानंद, मिनर्वा मिल सब में होती रही है, और पहली बार यह कहा गया था कि निरसन वर्ड नहीं है, परिवर्तन वर्ड नहीं है, संशोधन वर्ड है। और जब संशोधन वर्ड है तो संशोधन का अर्थ सीमित होता है, ये असीमित नहीं होता। इसलिए विधायिका चाहे जो कुछ बदल दे, ये संभव नहीं है। ये पहली बार केशवानंद भारती से भी पहले सज्जन सिंह में विचार आ गया था, लेकिन दैट वाज माइनॉरिटी डिसीजन, वो मेजॉरिटी की बात नहीं थी। और ये वो आधार है जिस पर कालांतर में केशवानंद भारती आया और मूल ढांचे का सिद्धांत आया। तो आप देखेंगे कि जो माइनॉरिटी की बात है वो महत्वहीन नहीं होती है, अर्थात विरोध ज्ञान को आगे ले जाने का माध्यम है। अगर किसी भी विचारक को पूर्व के विचारकों से अलग करके प्रस्तुत किया गया है तो डेफिनेटली उस विचारक ने या तो पूर्व के विचारकों द्वारा दी गई बात को आगे बढ़ा दिया है, अर्थात पूर्व के विचारक जहां पर छोड़ कर गए थे बात को उससे आगे ले जाने का काम दूसरे विचारक ने किया है, और या फिर पूर्व के विचारक ने जो कुछ कहा उसे आउटडेटेड हो जाने के आधार पर या उसमें कमी होने के आधार पर जब कोई दूसरा विचारक उसे रद्द करता है, मीनिंग देयर बाय उसका विरोधी विचार प्रस्तुत करता है, तब वो पृथक विचारक के तौर पर श्रेणीबद्ध होता है, कैटेगराइज होता है।
तो अगर डीन रास्को पाउंड एक अलग समाजशास्त्री विचारक के तौर पर जूरिस्प्रूडेंस में स्थान पाए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने पीछे के लोगों की बात को या तो आगे बढ़ाया है और या फिर उसका विरोधी विचार प्रस्तुत किया है। इसके अलावा दूसरी बात नहीं हो सकती। तो देखना पड़ेगा कि डीन रास्को पाउंड अपने पूर्व के विचारकों से अलग कहां कहां हैं और कहां कहां उन्होंने अपने पूर्व के विचारकों की बात को सुधारा है। हमने कहा ना कई बार कि आदमी मरता है, आदमियत नहीं मरती है। आदमियत की यात्रा अनंत है, वो अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। हमारा रोल इस आदमियत की यात्रा में सिर्फ 150 वर्ष का है। उसके बाद हमें परिदृश्य से हट जाना है। लेकिन इन 150 वर्षों में हमारा कर्तव्य यह है कि पूर्व से हमें जो प्राप्त हुआ उसमें कुछ विकसित करके अपनी भूमिका इस संसार में समाप्त करें और भविष्य की पीढ़ियां आगे वही काम करें जो हम करके हटेंगे। तो डीन रास्को पाउंड इसी काम को करना है। डीन रास्को पाउंड समाजशास्त्री विचारक के तौर पर कैटेगराइज हो, इसके लिए जरूरी है कि उनमें वो गुण हो जो गुण समाजशास्त्री विचारक के तौर पर किसी भी विचारक की पहचान के लिए जरूरी है। हम लोग सारे स्कूलों पर दृष्टि डालते हैं, तो सारे स्कूलों में जिन जिन विचारकों को शामिल किया गया है उनकी एक मूल विशेषता है और उस मूल विशेषता को कायम रखते हुए उन्होंने कानून की पहचान के लिए अपने विचार प्रकट किए हैं। इस आधार पर हमने उन्हें एक पर्टिकुलर विचारधारा का प्रतिनिधि यह माना और उसके बाद उस विशेष विचारधारा में जो पूर्व के विचारक हुए हैं उनकी अगली कड़ी के रूप में उन्हें किसी भी स्कूल में शामिल किया है। तो वो मूल विचार देखना पड़ेगा। किसी भी विधि शास्त्री को किसी भी स्कूल में रखने के पहले, जैसे हम लोग नेचुरलिस्टों की बात करें तो नेचुरलिस्टों में एक बात दिखाई देती है कि वे विधि की व्याख्या करना चाहते हैं। व्हाट इज लॉ, कानून है क्या, और जब कानून है क्या इसकी व्याख्या करते हैं। वे व्याख्या पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। चाहे कोई नेचुरलिस्ट विचारक हो, आप नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ इसमें जितने शामिल हैं उनमें से किसी को उठा लें, आपको वो एक काम करता दिखाई देगा और वो काम होगा ये बताना कि आखिर कानून क्या है। वो बताएगा कि कानून वो है जो ईश्वर की इच्छा है। वो बताएगा कानून वो है जो अंतर्विवेक का आदेश है। वो कानून की व्याख्या करना चाहता है और कानून में कुछ तत्वों को समावेश ये देखता है। वो कुछ विशेषताएं बता रहा है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि कानून क्या है, तो वो कुछ विशेषताएं बता रहा है और ये कह रहा है कि ये विशेषताएं जिसमें हैं बस वही कानून है। उसके अलावा जिसे कानून कहा गया है उसे कानून कहे भर दिया गया है। इनफैक्ट वो कानून नहीं है। इस विचारधारा का प्रभाव आपने देखा था
कि कानून अलग हो गया, वो जो असल में कानून है, और वो कानून अलग हो गया जो कानून के तौर पर समाज में स्थापित है। यानी अधिनियमित विधि और वास्तविक विधि, इसके बीच एक भेद, एक तनाव, एक संघर्ष ये पैदा हुआ। और तत्कालीन विधि शास्त्री इसका उत्तर नहीं दे सके कि अगर यह स्थिति पैदा हो रही है तो फिर हमें राज्य की विधि का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि वास्तविक विधि यह राज्य की विधि में हो, या यूं कहें राज्य की विधि वास्तविक विधि के अनुरूप, तब तो हम उसका पालन करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मार्गदर्शन, इसकी जरूरत कब होती है? मार्गदर्शन की जरूरत तो तब होती है जब दुविधा ये खड़ी हो। जब तक सुविधा है तब तक मार्गदर्शन की जरूरत कहां है? अर्थात जब वास्तविक विधि कुछ कहे और अधिनियमित विधि कुछ कहे, वास्तविक विधि दिखे ही ना अधिनियमित विधि में, वास्तविक विधि अर्थात नेचुरलिस्ट जिसे विधि बता रहे हैं वो दिखे ही ना, उस दशा में क्या करना चाहिए? इस बात पर नेचुरलिस्ट चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं, यानी युक्ति संगत जवाब नहीं है। जैसे सुकरात ने कहा था कि विधियों के अनुपालन के दो तरीके हो सकते हैं, एक विधि जो कहती है वो कर दीजिए, और दूसरा विधि जो कहती है यदि वो गलत है, विधि अर्थात यहां पर विधि से तात्पर्य क्या है? राज्य की विधि। विधि के अनुपालन के दो तरीके हो सकते हैं, एक विधि जो कहती है वो कर दीजिए, एक विधि अगर गलत कहती है तो विधि अपने अपालन पर जिस दायित्व को उत्पन्न करती है, चाहे वो दंड है और चाहे वो प्रतिकर है, क्षतिपूर्ति है, उस दंड को सहन कर लीजिए, किंतु विधि का पालन नहीं करिए। तो सुकरात ने कहा था पहली अनुपालन की पद्धति आप तब अपनाइए जब वास्तविक विधि और राज्य की विधि में कोई भेद न हो, तब पहली अपनाइए, यानी वो करिए जो कानून कहता है, और अनुपालन की दूसरी पद्धति तब अपनाइए जबकि वास्तविक विधि और राज्य की विधि में भेद हो, अर्थात वास्तविक विधि जिसे वो प्राकृतिक विधि कह रहे हैं वो कुछ कहती हो और राज्य की विधि उसके विपरीत हो, तब आप पालन का तरीका यह अपनाइए कि हम राज्य की विधि का पालन नहीं करेंगे, लेकिन राज्य की विधि जो दंड देगी, ये जो दायित्व उत्पन्न करेगी, उसका निर्वहन कर देंगे। सुकरात ने कहा था इस तरह एक अन्यायपूर्ण विधि के अनुपालन के शिकार सिर्फ आप होंगे, और व्यक्ति का हित समाज के हित से हमेशा छोटा है, और अगर आपने इसके विपरीत आचरण किया, अर्थात आपने विधि जो अन्यायपूर्ण है, जो वास्तविक विधि के अनुरूप नहीं है, उसके विपरीत आचरण किया, तो फिर स्थिति क्या होगा? राज्य की व्यवस्था भंग हो जाएगी, और राज्य की व्यवस्था भंग होने का जो दुष्परिणाम होगा वो ज्यादा भयंकर होगा, और संपूर्ण मानव समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस ढंग की बात सुकरात ने कही है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये एक तरीके का पलायन है। गलत बात के प्रति झुकना ही नहीं चाहिए, यहां तक कहा गया कि मृत्यु स्वीकार कर लीजिए, मरना भले ही पड़े, लेकिन गलत बात के आगे सिर मत झुकाइए। तो ये एक तरीके का पलायन ही है। लेकिन प्रकृतिवादी स्वयं की भूमिका ये सिर्फ और सिर्फ
विधि की व्याख्या तक सीमित रखे हुए हैं। विधि क्या है इस पर उनका चिंतन है, इस पर उनका, ठीक है, सारा सोच निर्भर है। इसलिए ऐसे सारे विचारक जो विधि की व्याख्या में रुचि रखते हैं, उनको हमने कहा एक जगह कैटेगराइज किया और ये कहा ये प्रकृतिवादी विचारक हैं, ये प्रकृतिवादी विचारक हैं। दूसरे प्रकार के विचारक हैं क्योंकि वो किसकी रिएक्शन में आए हैं, किसके, नेचुरलिस्टों के, और उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया। एक ऐतिहासिक विचार कहलाया, दूसरा प्रमाणवादी विचार कहलाया। इनकी जो विशेषता है इन सारे विचारकों की, ये विधि के प्रारूपिक तर्क पर जोर देते हैं। ये कहते हैं विधि वही है जो विधि के प्रारूप में है, जो विधि के प्रारूप में नहीं है वो विधि नहीं है। इनके लिए विधि का प्रारूपिक तर्क महत्व का है। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ, इस पर जोर दे रहे हैं। ये उपयोगितावादी है मूलतः। ये कहते हैं जो फॉर्मली एक्सप्रेस है एज ए लॉ, वो आपकी कानून की कसौटियों पर कानून है या नहीं है। इससे फर्क क्या है? वो फॉर्मली एक्सप्रेस है कानून के तौर पर, और जब वो कानून के तौर पर फॉर्मली एक्सप्रेस है तो मानना तो पड़ेगा। रो के मानो, हंस के मानो। कहते हैं ना, मुसीबत आई, अब आपके पास दो विकल्प हैं। रो के उस मुसीबत का सामना करो या हंसकर मुसीबत का सामना करो। मुसीबत आई गई तो अब सामना तो करना है। विकल्प दो हैं, रोकर करेंगे, हंसकर करेंगे। तो फिर हंस कर करो ना। बेहतर विकल्प इन दोनों में कौन सा है? बेहतर विकल्प तो हंसकर करना है। कई बार कचहरी में मुवक्किल आते हैं, जेल जा रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, तो हम पूछते हैं क्या रोने से न्यायाधीश महोदय अपना आदेश बदल लेंगे? क्या रोने से जेल के अधीक्षक महोदय तुम्हें कोई विशेष सुविधा देंगे? यदि हां तो फिर रोने वालियां बुलाओ जिन्हें रुदाली कहते हैं, जिस पर फिल्म भी बनी थी रुदाली, और तुम मिलकर रो, ज्यादा प्रभाव आएगा। कुछ भी तो नहीं होने वाला। तो हंसते हुए चले जाओ, मजाक करते हुए जाओ, मजे करते हुए जाओ। इस पर क्या दिक्कत है? जाना तो है ही। अब तो जो प्रमाणवादी विचारक वो यही कह रहे हैं, वॉट एवर हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द सोसाइटी एज अ लॉ दैट मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, यहां तक कि आप उस पर विचार करने के लिए भी अनुमित नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू थिंक अबाउट द लॉ दैट इज जस्टिफाइड और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं। यू आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो दैट। तो फिर हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कानून के तौर पर किसी भी समाज में एक्सप्रेस क्या है और वो कैसे एक्सप्रेस होता है। क्योंकि वॉट एवर विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ लॉ, जो भी कानून के तौर पर समाज में अभिव्यक्त हो जाएगा उसका फॉलोअप ये तो करना ही पड़ेगा। उस तो बच ही नहीं पाएंगे।
तो जरूरी है कि हम ये देखें कि कानून के प्रारूप में कौन से नियम मौजूद हैं समाज में, ताकि उनके अपालन से जो दायित्व पैदा होगा उससे हम बच पाए। क्योंकि कानून अगर अपालित हुआ तो दायित्व पैदा करेगा और आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए वो कानून के प्रारूपिक तर्क इस पर ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं प्रारूपिक तर्क के आधार पर कानून को पहचानिए और उसका अनुपालन करिए। आपके लिए योग्य है, चाहे आप नागरिक, चाहे आप न्यायाधीश और चाहे आप कानून के विद्यार्थी, चाहे आप कानून में किसी भी भूमिका में, कानून के क्षेत्र में, आपके लिए उपयोगी है कि वो जो कानून के रूप में समाज में मौजूद है उसे पहचानिए, उसकी जानकारी करिए। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं, कानून क्या होना चाहिए इस पर आपका विशद अध्ययन है। और कानून क्या है, यानी प्रारूपिक तौर पर कानून के रूप में समाज में क्या जाना जा रहा है, यह आपको नहीं मालूम, तो कानून के विद्यार्थी के तौर पर आप क्या हासिल करेंगे? आप लॉ टीचर हैं, बड़ा विशद अध्ययन है आपका इस विषय पर कि कानून क्या होना चाहिए, और वर्तमान जो कानून है, ये कानून वास्तव में कानून कहा भी जा सकता है या नहीं, इस पर बड़ा विस्तार पूर्वक आपने अध्ययन किया। फायदा फायदा तो कोई नहीं, क्योंकि ये तो विधायकों के लिए, लेजिस्लेटर्स के लिए महत्व की बात हो सकती है। लॉ टीचर के तौर पर तो आपको यह पता होना चाहिए कानून क्या है। आप जज हैं या वकील, आपकी स्थिति तब भी यही होगी। इसलिए उपयोगी है कि कानून क्या है यह जाना जाए, यानी विधि के प्रारूपिक तर्क पर जोर है, चाहे वो प्रमाणवादी हो और चाहे हिस्टोरिकल स्कूल के लोग। हिस्टोरिकल स्कूल के लोग भी वो ये कहते हैं कि विधि का स्रोत स्वयं समाज है, चाहे सेविनी हो और चाहे हेनरी मैन हो। रूढ़ि का विकास, जीवन प्रणाली का विकास ये समाज में होता है, उसी को राज्य मान्यता देता है। लेकिन रूढ़ि के, ठीक है, रूढ़ि के रूप में कानून नहीं पाया जाता। रूढ़ि जब कानून बन जाएगी, यानी राज्य की मान्यता आ जाएगी, तभी वो पालन योग्य बनेगी। तो विधि के प्रारूपिक तर्क को वे भी महत्वपूर्ण पाते हैं। समाजशास्त्रियों में एक अलग बात है, अब होता भी यही है। देखिए, चीजें एक होती हैं, ठीक है, एक बात, कोई उस बात को किसी तरीके से अध्ययन करता है, कोई उसी बात का अध्ययन किसी तरीके से करता है, तरीके अलग अलग हो जाते हैं, बात का अध्ययन एक ही होता है। कोई बीमारी है, एक साइंटिस्ट का सोच ये है कि बीमारी से लड़ना है, क्या करें, ठीक, तो वो ये सोच सकता है कि ये बीमारी शरीर पर जिन प्रभावों को उत्पन्न कर रही है, बीमारी के शरीर पर प्रभाव है। जैसे कोरोना आपको होता था, तो कोरोना में क्या हो रहा है, सांस लेने में समस्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एलर्जी, वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी था वो अंदर एलर्जी पैदा कर रहा है, जिस वजह से सांस में दिक्कत आ रही है, जुकाम हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है। तो कोई साइंटिस्ट ऐसे सोच सकता है कि हम टेम्परेचर को नीचे ले आते हैं, टेम्परेचर को नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास ड्रग्स हैं, हमारे पास पैरासिटामोल है, हमारे पास अन्य ड्रग्स हैं, हम वो दे देंगे, टेम्परेचर नीचे आ गया। हमारे पास एलर्जी से निपटने की व्यवस्था है,
गले में इंफेक्शन है तो गले के इंफेक्शन से निपटने की व्यवस्था है, हम एजिथ्रोमाइसिन खिलाएंगे, सिट्रिजिन खिलाएंगे, कोई ठीक है, एंटी एलर्जिक ये दे देंगे। ठीक है, आपका कुछ और उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो उनकी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, हम वो दे देंगे आदमी को। और वायरस का एक जीवन काल है, 5 दिन बाद 7 दिन बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा। तभी तो कोरोना में कहते हैं 10 दिन, ठीक है, क्या करना है, क्वारंटीन करना है, ठीक है ना, 10 दिन अलग कर देना है व्यक्ति को और 10 दिन उसके इन समस्याओं का अंत कर देना है, ठीक हो जाएगा। 10 दिन बाद वायरस का लाइफ साइकिल पूरा हो गया, बात खत्म हो गई, आदमी वैसे का वैसा ही निकल आया। तो जो मूर्ख किस्म के लोग फेसबुक ये उस समय ज्ञान बांट रहे थे कि जब कोरोना की दवाई ही नहीं तो अस्पताल ले जाकर क्या कर रहे हैं, तो उन मूर्खों को कोई प्रक्रिया तो समझ में आती नहीं, ज्ञान बघारना है सिर्फ इसलिए बघार रहे हैं। एक साइंटिस्ट की सोच ये भी हो सकती है, दूसरे साइंटिस्ट की सोच हो सकती है कि इस बीमारी को खत्म किया जाए, ये वायरस शरीर पर प्रभाव ही ना दिखाते हैं, हम कुछ ऐसा कर दें, शरीर में कोई एंटीबॉडी हम ऐसा डेवलप कर दें ताकि जब ये शरीर में जाए तो वो एंटीबॉडी इसे इनएक्टिव कर दे, कुछ हम ऐसा कर दें। ये टीकाकरण की प्रक्रिया है। मौत स्केल पर टीका जो काम करता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर बीमारी जिस वायरस से होती है उसी वायरस को लेते हैं और उसे इतने हल्के फॉर्म में शरीर में भेजते हैं कि शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है और जब वो वायरस मौत स्केल पर शरीर में जाता है तो वो एंटीबॉडी उसे किल कर देता है। एक तरीका यह भी हो सकता है। तो टीका विकसित करने का प्रयत्न यह भी चल रहा था। तीसरा जो साइंटिस्ट है वो ये सोच सकता है हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे बढ़ा देते हैं, हम शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसी को इतना बढ़ा देंगे कि कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए सोच अलग अलग है, लक्ष्य एक है, विधाएं 3 हो सकती हैं अध्ययन की किसी भी बीमारी के प्रति। बीमारी एक ही है, उसके निदान के प्रति 3 तरीके हो सकते हैं। और कोई सोच सकता है कि हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिसमें हो ही ना, मास्क लगाएंगे, ठीक है ना, प्रिवेंशन करेंगे, आएगी ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन एक समाज के नियामक के तौर पर जरूरी क्या है, हम सबका सहयोग लें, क्योंकि एक समाज के नियामक के तौर पर जो समाज के विनियमन में सहायता दे दे, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाने में सहायता दे दे, वो तरीका ठीक है। तो सरकार ने क्या किया था, मास्क भी लगाओगे, बीमार हो जाओगे हम पकड़ के ले जाएंगे, क्वारंटीन करेंगे, ठीक है। इधर टीके का विकास ये भी होगा, ठीक है ना, सारे काम एक साथ, हम सारे काम एक साथ करेंगे, ठीक है, परिणाम जल्दी आएगा, ज्यादा आएगा। यही स्थिति विधि शास्त्र के साथ है। विधि का लक्ष्य क्या है कानून का लक्ष्य सिर्फ एक है, व्यवस्था बनाई जाए, सोसाइटी के तौर पर हम ज्यादा संगठित हो, समाज के तौर पर हमारी व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए हमें कानून की जरूरत है और इसके लिए हमें कानून को ढूंढना है। यानी कानून समाज की व्यवस्था को बनाए तो कानून ठीक हो, उसकी पहचान लोग कर पाए, ठीक है, यह भी जरूरी है। कानून ठीक नहीं होगा, लोग क्यों पालन करेंगे भाई? तुम कौन सी बात मानते हो, ठीक या गलत? भाई ठीक बात मानते हो
और ठीक बात मनवाने के लिए बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ता, थोड़ा तुम्हारे जमीर को जगाना पड़ता है। यार क्या बदतमीज आदमी हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। जरा सोचो, 150 साल बाद तुम तो चले ही जाओगे, ये नदी गंदी हुई, तुम्हारे ही बच्चे तो आएंगे, क्योंकि तुम्हारी ही आने वाली पीढ़ियां तो आएंगी, और तुम इसे नष्ट करके जा रहे हो। थोड़ा सा आपका अंतर विवेक हमने जगाया, आपको बात समझ में आ गई। अब कुछ दुष्ट हैं, वो कहेंगे हमें इससे क्या, होगा तो होगा, और पता नहीं किसने देखा अगली पीढ़ी आएगी नहीं आएगी, तो हम तो करेंगे, उनके लिए बेहद है फिर, ठीक है, उनके लिए बेहद भी रखना पड़ेगा, तो वो उसके लिए प्रमाणवादी हैं। ठीक है, कुछ लोग अंधानुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है समाज में, कि भाई जो हम तो वही करेंगे जो हमारे पिताजी करते थे, उनके लिए हिस्टोरिकल स्कूल के लोग। ठीक है, अब इस सबसे अलग हटकर हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या अब तक हुआ, और जो अब तक हुआ उसने समाज पर क्या प्रभाव पैदा किया। जिस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए वो सब कुछ किया गया था, क्या वो प्रभाव समाज में उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नहीं हुआ? ये अल्ट्रामार्ट सोच है, ये अल्ट्रामार्ट सोच है कि भाई ठीक है, हमने जो कुछ किया, वॉट एवर वी हैव डन, ठीक है, टू जनरेट ए पर्टिकुलर इफेक्ट that has been generated in the society or not, and if not then why, क्यों नहीं पैदा हुआ, और जिन वजहों से नहीं पैदा हुआ, ठीक है, उन वजहों को हटाएं हम, ताकि समाज में वो प्रभाव उत्पन्न हो जिस प्रभाव को हम उत्पन्न करना चाहते थे, जिस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए वो गतिविधि हमने शुरू की थी। बस यहीं से सोशलॉजिकल स्कूल शुरू हो जाता है। सोशलॉजिकल स्कूल न तो विधि की व्याख्या करता है, वो कहते हैं विधि हर रूप में स्वीकार, ये रूढ़ है तो स्वीकार, ये अधिनियम है तो स्वीकार, ये जिस रूप में है स्वीकार। प्रारूपिक तर्क पर जोर नहीं देते हैं, वो प्रारूपिक तर्क पर बिल्कुल जोर नहीं देते, ठीक है, उनका प्रारूपिक तर्क पर जोर है ही नहीं। यही डीन रास्कोपाउंड की भी विशेषता है, यही एयरलिच की है, यही सबकी विशेषता है। वो कहते हैं हर रूप स्वीकार, प्रारूपिक तर्क पर कोई जो हमारा वो नहीं है कि नहीं साहब संप्रभु का समादेश होना चाहिए, मूल मानक से मान्यता होनी चाहिए, जो हो स्वीकार। और दूसरा, वो प्रकृतिवादियों की तरह है, किन्हीं विशेष लक्षणों पर भी जोर नहीं दे रहे कि सब युक्ति संगतता हो, न हो युक्ति संगतता। अगर विधि अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है तो अयुक्ति संगत रहे, हमें क्या मतलब। अब सोच का तरीका बदला है, हमने कहा ना किसी भी बीमारी से लड़ सब रहे हैं सारे साइंटिस्ट, तरीके अलग अलग हैं। एक कहता है कि बैक्टीरिया हो चाहे वायरस, मर तो जाएगा ही, वो जो प्रभाव शरीर पर दे रहा है हम उसका इलाज कर देंगे, सिम्टम्स का इलाज करेंगे, बीमारी का नहीं। बीमारी तो शरीर खुद निपट लेगा, हम सिम्टम्स इनको खत्म करेंगे। आप ठीक कैसे होते हो? ठीक तो ऐसे ही होते हो। बुखार तो ये दर्शित कर रहा है शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है। बुखार डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ाती है और जो बाहर से उसमें प्रवेश कर गया है उसे किल करने का प्रयत्न ये करती है। बुखार बीमारी नहीं है, वो शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आप दवा लेते हैं, ठीक है, और शरीर खुद
ठीक हो जाता है। बुखार, अब शरीर जब गर्म हो गया अत्यधिक तो आपको और परेशानी शुरू हो गई। तो शरीर को ठंडा करना है, शरीर को ठंडा कर दिया, बाकी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो लड़ रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत। सोशलॉजिकल स्कूल के लोग कहते हैं विधि हमारा कोई प्रारूपिक तर्क पर मत जोरी नहीं, जिस रूप में हो स्वीकार, बस केवल वो अपने कार्यों को पूरा करे, वो अपने उद्देश्यों को पूरा करे। और विधि अपने कार्यों और उद्देश्यों को पूरा कर रही है तो उसका हर रूप स्वीकार है। हमें न व्याख्या पर ध्यान देना है। प्रकृतिवादियों का जोर इस बात पर है कि नहीं नहीं ये लक्षण होने ही चाहिए, ये नहीं है, कानून नहीं है, वो युक्ति संगत नहीं, कानून नहीं है, वो समता नहीं लाता, कानून नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं लाता, कानून नहीं है। सोशलॉजिकल स्कूल के लोग कहते हैं हमें मतलब ही नहीं, वो कार्य और उद्देश्य इस पर ध्यान देते हैं। डीन राजगोपाल ने बड़ी बढ़िया बात कही है। डीन राजगोपाल ने कहा एक इंजीनियर, उसका मूल्यांकन का आधार क्या है? उसकी इंजीनियरिंग की जो विद्या है उसका आकलन आप किस आधार पर करते हो? उसके आकलन का आधार यह नहीं है कि इंजीनियरिंग जिसे हिंदी में अभियांत्रिकी कहते हैं, आप देखेंगे लिखा होता है अधिशासी अभियन्नता। ठीक है, अधिशासी की हिंदी एग्जीक्यूटिव हुआ और अभियन्नता की इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मुख्य अधिशासी अभियन्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो अभियांत्रिकी इसकी अंग्रेजी इंजीनियरिंग। तो डीन राजगोपाल कहते हैं किसी इंजीनियर का मूल्यांकन आप किस प्रकार करते हैं? क्या इस आधार पर कि इंजीनियरिंग के जो सिद्धांत हैं, इंजीनियरिंग के जो सिद्धांत अर्थात इंजीनियरिंग के जो आदर्श हैं, उनसे उसका सोच कितना संगत है, उन सिद्धांतों का उसने अपने काम में कितना पालन किया है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे। या वो जो कुछ कर रहा है, वो जिस लिए कर रहा है, उसमें कितना सफल है, इस आधार पर करेंगे। किस आधार पर करेंगे आप? अब देखिए, हमने वही कहा ना, तर्क कोई गलत नहीं लगता, न प्रकृतिवादी, न प्रमाणवादी, न सोशलॉजिकल, न हिस्टोरिकल, कोई गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि सब ठीक बात कह रहे हैं। सोच अलग है और सोच अलग होगी भी। ईश्वर मौलिक सृजन करता है, वो ओरिजिनल क्रिएटर है। कहा तो इसीलिए जाता है कि दुनिया में इतने सारे लोग और कोई दो एक जैसे नहीं। अगर शक्ल सूरत में हो भी गए तो सीरत में एक जैसे नहीं। स्वभाव अलग है, प्रकृति अलग है। इसीलिए उसे ओरिजिनल क्रिएटर कहते हैं कि उसकी हर कृति अनुपम है, हर कृति बेनजीर है। ठीक है, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती, सब कुछ अलग है। ठीक है, हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मौलिकता ईश्वर का गुण है। ठीक है, मौलिक सिर्फ ईश्वर है और कोई नहीं मौलिक, और कोई मौलिक ही नहीं है। हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि भारत का संविधान आप उठा लो, ठीक है, आपका 1948 का वो जो यूएनओ का चार्टर है, उसकी उद्देशिका और भारत की उद्देशिका संविधान की मिला लीजिए, बैठकर मिला लीजिए, बिल्कुल उसी ढंग से, ठीक है, मैनेज की गई है। जो ढंग वहां लिखने का अपनाया गया, यानी प्रारूपण का जो ढंग वहां है, प्रारूपण का वही ढंग यहां है। हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने नकल की है, ठीक है, लेकिन आपने चुराया जरूर है आइडिया।
ठीक है, चुराया, अगर ये शब्द खराब लग रहा है तो बदल लीजिए। प्रारूपण के उस तरीके से आप इतने प्रभावित हुए कि आपने उस तरीके का अनुकरण किया है, चलिए ऐसे आ जाइए। ठीक है, वही बात है कि जूता भिगो लिया तो रहेगा तो जूता ही। ठीक है, चाहे जो कुछ कह लीजिए, ये आपकी पसंद है। ठीक है, तो आप देखेंगे मौलिकता सिर्फ ईश्वर में दिखती है। तो डीन रास्कोपाउंड कह रहे हैं एक इंजीनियर इसलिए मूल्यांकित नहीं होगा कि उसने जो कुछ किया वो इंजीनियरिंग के सिद्धांतों से कितना संगत है, इससे मतलब नहीं होता। मतलब इस बात से है कि वो जो करना चाहता था उसमें उसने कितनी सफलता प्राप्त की, इससे मतलब है। वो कहते हैं इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी एक गतिविधि है और गतिविधि हमेशा उद्देश्य को समर्पित होती है। ठीक है ना, एक्टिविटी है, गतिविधि की अंग्रेजी क्या है? एक्टिविटी। अगर आपकी एक्टिविटी किसी उद्देश्य को समर्पित नहीं तो तुम पागल हो भाई। पागल और तुम में फर्क क्या है? पागल और तुम में फर्क तो यही है, उसकी एक्टिविटी किसी उद्देश्य को समर्पित नहीं है और तुम्हारी एक्टिविटी किसी उद्देश्य को प्राप्त करने को समर्पित है, यही तो अंतर है। इसके सिवा क्या फर्क है? इसके सिवा तो कोई अंतर नहीं। तो कोई इंजीनियर ये कहे कि साहब हमने तो जितना सरिया, जितना सीमेंट, जितना जो चीजें मिला, हम आखिर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग तो आज इंजीनियरिंग विधा के कई प्रकार हो गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तो जाने क्या क्या। ठीक है, लेकिन हम सिविल इंजीनियरिंग का उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा पता है और जो हमें ज्यादा पता है उसी आधार पर अपनी बात करनी चाहिए, तो लोगों के लिए समझ में आने में आसान होती है और हमारे लिए भी बोलने में सुविधा होती है। तो कोई इंजीनियर ये कहे कि हमने बिल्कुल किसी भी भवन को बनाने के लिए जिस सामान को जिस अनुपात में मिलाया जाना अभियांत्रिकी के सिद्धांत आवश्यक बताते हैं वो सब कुछ वैसे ही किया, लेकिन साहब वो हो कुछ नहीं पाया। ठीक है, भवन तो 2 मिनट में ही निपट गया, तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा क्यों निपटा। ठीक है, आप ठीक है ये बताते हैं कि अगर आरसीसी का लिंटर आप डला रहे हो तो फिर मिक्सर से मिक्सिंग ये जरूरी है, और मिक्सर से मिक्सिंग होने के बाद जिस समय आप उसे डलवा रहे हो उस समय उस पर वाइब्रेटर चलना जरूरी है। उसका इंजीनियरिंग के सिद्धांतों से कोई ताल्लुक नहीं है। वाइब्रेटर इसलिए चलना जरूरी है क्योंकि होगा क्या कि जिस समय बजरी, आरसीसी लिंटर बजरी और सीमेंट से पड़ेगा तो 2 बजरी के टुकड़ों के बीच हवा ये रह जाएगी, वे परस्पर जुड़ेंगे नहीं ठीक से, और जैसे ही लिंटर पड़ेगा पहला पानी गिरेगा, अब स्पेस तो उनमें है ही क्योंकि हवा उनके बीच थी, उस स्पेस से पानी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि वाइब्रेटर चले। वाइब्रेटर उसमें वाइब्रेशन पैदा करेगा और वाइब्रेशन पैदा करके हवा निकल जाएगी और दोनों बिल्कुल ठीक है इंटैक्ट होकर जुड़ेंगे। तो हमें इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं चाहिए। एक अच्छे इंजीनियर होने के लिए हमें अन्य चीजों का, अन्य तकनीकों का ज्ञान चाहिए। इसलिए डीन रास्कोपाउंड विधि के अध्ययन में विधिक व्यवस्था का अध्ययन शामिल कर देंगे। विधिक व्यवस्था, विधिक व्यवस्था अर्थात विधायिका, न्यायपालिका, सबका वो विधि का अध्ययन कहेंगे। ये तो विधिक व्यवस्था
कि अध्ययन के बिना पूरा नहीं हो सकता। विधि की अवधारणा, इंजीनियरिंग के सिद्धांत पढ़ना तो उन्हें भी पड़ेगा, वरना इंजीनियर थोड़ा ही हो जाओगे। तो वो कहेंगे विधि की अवधारणा, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, विधि की अवधारणा, इसका भी अध्ययन विधि के अंतर्गत होना चाहिए। विधिपरक तरीकों का, ठीक है ना, यानी वे तरीके जिनसे हम विधि को लागू करें, विधिक व्यवस्था और विधि का उद्देश्य, ठीक है, इन सबके साथ कानून का अध्ययन होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि कानून, इसकी खोज में हम कानून के तत्वों, तथ्यों, इनकी बजाय हम किस पर ज्यादा ध्यान दें? विधि के उद्देश्यों और कार्यों पर। ठीक है ना, विधि के उद्देश्य और कार्य, क्योंकि एक इंजीनियर अपनी गतिविधि के उद्देश्य के पूरा होने के आधार पर इंजीनियर की मान्यता प्राप्त करेगा, न कि इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के पालन के आधार पर। तो ऐसे ही एक ज्यूरिस्ट या एक विधिशास्त्री उस तरीके की पहचान के आधार पर विधिशास्त्री माना जाएगा जो समाज में विधि के उद्देश्य और कार्य को पूरा कर दे। ठीक है ना, सोशल इंजीनियरिंग, व्हाट इज द सोशल इंजीनियरिंग? सामाजिक अभियांत्रिकी क्या है? डीन रास्कोपाउंड कहते हैं कि प्रत्येक समाज में मनुष्य की कुछ इच्छा है, प्रत्येक समाज में मनुष्य की कुछ दावे हैं, और प्रत्येक समाज में मनुष्य की कुछ आवश्यकता है। तीन बातें, आवश्यकता, इच्छा और दावे, तीन बातें। और ये आवश्यकता और इच्छा और दावे सभ्यता के बदलाव के साथ बदलते जाते हैं। किसी भी सोसाइटी में आप देखेंगे, मनुष्य के दावे, मनुष्य की इच्छा और मनुष्य की आवश्यकता बदली दिखाई देगी। तो मनुष्य की जो इच्छा है, मनुष्य की जो दावे हैं, मनुष्य की जो आवश्यकता है, वो कुछ चीजों के किए जाने की अनुमति मांगती है, और कुछ चीजों का निषेध किए जाने की ठीक है, वांछा और इच्छा ये करती है, अपेक्षा करती है। और उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कुछ गतिविधियों को, ठीक है, कुछ गतिविधियों का निषेध करना और कुछ गतिविधियों को समादेशित करना, यह सभ्यता का काम मानती है। ठीक है ना, और यही आधार होता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में किसी गतिविधि को निषेधित करने का या किसी गतिविधि को अनुमति करने का, यही आधार है। और ये जो लोगों की इच्छा है, जिसकी वजह से गतिविधियों को प्रोहिबिटेड या अलाउड किया जा रहा है, यह विधिपरक अभिधारणा है। यही विधिपरक अभिधारणा है। और यह विधिपरक अभिधारणा कुछ हित पैदा कर देगी, कुछ हित पैदा करेगी, और वे हित संरक्षण की मांग करेंगे, और उन हितों का संरक्षण करने के लिए कुछ मेथड्स ये डेवलप हो जाएंगे किसी भी सोसाइटी में। इन सब का अध्ययन, अर्थात विधिक व्यवस्था का अध्ययन, ये विधिशास्त्री के लिए अभिप्रेत है, ये होना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इस विषय पर डीन रास्कोपाउंड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डीन रास्कोपाउंड सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसे स्पष्ट करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि इसे समझने के लिए जो एक्चुअल इंजीनियरिंग है उसे समझना पड़ेगा।
कहते हैं एक्चुअल इंजीनियरिंग क्या है? गतिविधि है। ऐसे सोशल इंजीनियरिंग एक गतिविधि है जिसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है किसी भी समाज में जो मनुष्यों की दावे जो मनुष्यों की आवश्यकता है, मनुष्यों के दावे हैं, मनुष्य की इच्छाएं हैं, उनको उनको इस प्रकार संतुष्ट किया जाए कि समाज में न्यूनतम तनाव हो। ठीक है, न्यूनतम तनाव कुछ तो होगा ही। तनाव हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। न्यूनतम तनाव, न्यूनतम विरोध, इसके साथ किसी भी मनुष्य की, किसी भी समाज में जो इच्छा, दावा और आवश्यकता है उसको संतोष ये दिया जाए। दिस इज द लक्ष्य, दिस इज द पर्पस, दिस इज द ऑब्जेक्ट विच मस्ट बी अचीव्ड। इसके लिए गतिविधि जो चलाई जाएगी वही सोशल इंजीनियरिंग है। और इस गतिविधि के लक्ष्य क्या है? मनुष्य की दावा, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की आवश्यकता, इसकी संतुष्टि, और सिर्फ इसकी संतुष्टि नहीं तो न्यूनतम विरोध और न्यूनतम, ठीक है, आपका जो तनाव है उसको उत्पन्न करते हुए मनुष्य के दावे, मनुष्य की इच्छा और मनुष्य की जो आवश्यकता है उनको संतोष दिया जाए, ये इस पूरी गतिविधि का लक्ष्य है। और इस गतिविधि, ठीक है, इस गतिविधि को ही कानून कहा जाएगा। आपने देखा था ड्यूगिट ने न्याय की परिभाषा की थी। उनका न्याय कोई आदर्श नहीं है, आप अपने कर्तव्य का पालन करते जाइए, चाहे आप लोक अधिकारी हैं और चाहे इंडिविजुअल हैं। बस इस अवस्था का नाम ही न्याय है। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी दूसरे, ठीक है, आसमान पर रहती है और उसे खींचकर इस दुनिया में लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिस्टिक कहेंगे कि साहब प्रकृति का तो ऐसे बात करते हैं जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता ये कोई दूसरी दुनिया की चीजें हैं जिन्हें पकड़कर खींचकर हमें इस दुनिया में लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप वहां तक सब कुछ करने को स्वतंत्र हैं जब तक दूसरे का नुकसान न होने लगे। स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ भी है, वो कौन ले रहा है? आपका इयरिंग। वो कहते नहीं, ये बात ठीक नहीं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप दुनिया में आए एक निश्चित उद्देश्य के लिए, तो आप खुद वो उद्देश्य प्राप्त करें और दूसरों को प्राप्त करने में सहायता ये दे, तभी आप मानव हैं, अन्यथा नहीं है। इसलिए ठीक है, आप अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करें, ये आपका अधिकार है, लेकिन इस प्रकार करें कि दूसरे आपके व्यक्तित्व से मार्गदर्शन ये ले सकें, ये आपका कर्तव्य है। और दूसरे के लिए आदर्श के तौर पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे अगर आप, तो आपके अधिकार का संरक्षण ऑटोमेटिकली होगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब सोच है और सोच अलग अलग है, लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य तो बीमारी का निदान यही है। तो डीन रॉस्कोपाउंड कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य के दावे, मनुष्य की आवश्यकता और मनुष्य की इच्छा, इसे न्यूनतम तनाव और न्यूनतम विरोध के साथ संतुष्ट किया जाए, इसको संतोष दिया जाए, क्योंकि इसी के लिए उसने समाज का निर्माण किया है। और यह बात डीन रॉस्कोपाउंड के ध्यान में क्यों आई? क्योंकि कोई भी बात किसी के भी ध्यान में तब आती है जब समस्या पैदा हो जाती है। डीन रॉस्कोपाउंड 20वीं शताब्दी में है और 20वीं शताब्दी अभी खत्म हुई है। 20वीं शताब्दी में तो हम खुद ही थे भाई। 1972 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी
ठीक है, यानी 20वीं शताब्दी चल रही थी और 20वीं शताब्दी के 72 साल पूरे हो चुके थे। ठीक है, तब भाई 2000 जब आए तो 20वीं शताब्दी पूरी हो गई, लेकिन 72 साल तो पूरे हो चुके थे जब मेरा जन्म हुआ। और जब हम बड़े हुए थे तब भी अमेरिका बहुत समृद्ध देश माना जा रहा था। और डीन रास्कोपाउंड कहां के हैं? अमेरिका के हैं। ड्यूगेट आपका इयरिंग ये कहां के? जर्मनी के हैं। ठीक है, डीन रास्कोपाउंड अमेरिका के हैं। उन्होंने अमेरिकन समाज को देखा है। अमेरिका हाईली इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है, देश बन गया। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तो होता क्या है कि एक प्रसारणशील समाज का निर्माण होता है। प्रसारणशील समाज यानी वो समाज दूसरी जगहों पर जाकर बसता है, और दूसरी जगहों पर जाकर बसने के कारण उसके मूल निवास स्थान पर उसके जो संबंधी रह जाते हैं, उनके बीच उच्चतर संबंधों को लेकर और परस्पर संघर्ष शुरू हो जाते हैं। कैसे? आपने देखा था जब हम कभी लीगल हिस्ट्री बताया करते हैं तो हमने कहा था सबसे पहले मेयर कोर्ट जो स्थापित हुए थे हिंदुस्तान में, जो किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला मेयर कोर्ट हिंदुस्तान में स्थापित किया था, लेकिन वो किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो कौन थे? अंग्रेज। और वो इस देश में सुव्यवस्था के निर्माण के लिए नहीं आए थे। शासन भी दो बातों के लिए हाथ में लिया जाता है, एक सुशासन के लिए और एक शासक के रूप में अधिकारों के उपभोग के लिए। शासक की मनोवृत्ति क्या है, इससे तय होंगी सारी चीजें। और इसीलिए हम कांग्रेस के बेहद विरोधी हैं कि इन्होंने शासन ऐसे चलाया है मानो देश इनकी जागीर है। ये चाहेंगे पार्टीशन हो जाएगा, ये चाहेंगे तो जिन जगहों पर किसी भी विदेशी का जाना प्रतिबंधित है वहां इनके मामा जी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इटालियन है वो, लेकिन वो इनके मामा जी हैं तो पहुंच जाएंगे। जैसे इनकी जागीर हो, ऐसे चलाया है। तो शासक की मनोवृत्ति ये महत्व की बात है। शासन किस लिए? सुव्यवस्था के निर्माण के लिए या शासन मौज के लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मेयर कोर्ट स्थापित किया था वो इसलिए नहीं कि बड़ा सुव्यवस्था निर्माण हो जाए, वो शासन यहां कर रहे थे तो सुव्यवस्था के निर्माण के लिए नहीं, वो तो लूट मचाने के लिए शासन चला रहे थे और लूट रहे थे इस देश को। ठीक है, अगर हमने स्वतंत्रता का संघर्ष इसीलिए किया, वो लूट रहे हैं हमारे देश को, सुव्यवस्था नहीं बना रहे। अगर शासक का दायित्व तो इसका निर्वहन वो कर रहे होते तो फिर बात यही ठीक है कि गोरे शासन करेंगे, काले शासन करेंगे, अमेरिकन शासन करेंगे, हिंदुस्तानी शासन करेंगे, क्या फर्क पड़ता है जब हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ठीक है, विश्व हमारा परिवार है, तब फिर तो यही बात ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वे शासक का कर्तव्य निभा नहीं रहे थे, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने इस देश को लूटने के लिए शासन स्थापित किया था। तो उनका जो मेयर कोर्ट था, अब अंग्रेज थे यहां अकूत संपत्ति लूट रहे थे, और चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां हो गया था इसलिए वो आसानी से हिंदुस्तान और दुनिया के अन्य देशों में जा रहे थे। एक प्रसारणशील समाज का निर्माण ये तकनीकी प्रगति के कारण हो गया था। तकनीक बहुत सारी चीजें ले आती है, तकनीकी प्रगति ने एक प्रसारणशील समाज का निर्माण किया था, इसलिए वे यहां आ पाए। और यहां आने का परिणाम क्या हुआ? उन्होंने अकूत धन संपदा इकट्ठा की। अब इस अकूत धन संपदा को इकट्ठा करने में उनके परस्पर मतभेद हुए, परस्पर कि इन्होंने कहा कि तो हमें मिलना चाहिए, हमने कहा हमें मिलना चाहिए, हम दोनों ही अंग्रेज। अब हमारे विवादों का समाधान कौन करे? तो मेयर कोर्ट स्थापित हुआ। अब कुछ अंग्रेज यहीं मर गए,
ठीक है, लेकिन वे प्रजा तो इंग्लैंड के राजा की हैं, उनका घर वहां है, उनके घर वाले वहां हैं। अब उनकी जो अकूत धन संपदा यहां है, इसका उत्तराधिकार किसे जाए, समस्या ये हो गई। अब यहां के मेयर कोर्ट ने एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जब वो पहुंचे वहां, तो यहां के तुम राजा होगे, वहां तो प्रजा ही हो। इंग्लैंड में राजन्य न्यायालय पहले से काम कर रहा है। उन्होंने कहा तुम 2 कौड़ी का सर्टिफिकेट कहां से उठा लाए, फेंको इसे, हम बताएंगे सक्सेसर कौन है। उन्होंने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब 2 सक्सेशन आ गए, झंझट शुरू हो गया है। और झंझट कहां हो रहा है, इंग्लैंड की भूमि पर। यानी जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो एक प्रसारणशील समाज का निर्माण होगा, एक समृद्धशाली समाज का निर्माण होगा। लेकिन एक समृद्धशाली समाज विभिन्न समाज समस्याओं को जन्म देगा। जी, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, लोगों में लोभ इसकी प्रवृत्ति है, इसको बढ़ावा देकर ही तो समृद्धशाली समाज का निर्माण होता है। भाई समृद्धि आती कहां से है, मनुष्य की लोभ की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने से समृद्धि पैदा होती है। ठीक है ना, और हमारे यहां लोभ को बुराई बताया, इसीलिए हमारे यहां समृद्धि आई नहीं। लेकिन हमने एक परोपकारी समाज का, मानव मूल्यों के प्रति समर्पित समाज का निर्माण किया है। ठीक है ना, तो अब एक प्रसारणशील, एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस समाज एक समृद्ध और प्रसारणशील समाज का निर्माण करेगा। और एक समृद्ध और प्रसारणशील समाज, इसमें मनुष्य के दावे, मनुष्य की इच्छाएं और मनुष्य की आवश्यकताएं ये परिवर्तित होंगी। और अगर उन्हें संतुष्ट नहीं किया गया तो समाज में विद्रोह ये पैदा होगा। और समाज में पैदा हुआ विद्रोह ये विधिशास्त्री के लिए समस्या है, उससे निपटने की बात वो करेगा। तो डीन राथ्रोपाउंड अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, और ऐसे वक्त में अमेरिका के जो अमेरिका का जो कानूनी जगत है उसमें सामने आए। इसलिए उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग, इसके माध्यम से मनुष्य के दावे, मनुष्य की आवश्यकताएं और मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करना, यह अपने अध्ययन का लक्ष्य माना है। और अपने अध्ययन को नाम दिया सोशल इंजीनियरिंग, मीनिंग देयर बाय हम एक गतिविधि के रूप में कानून की कल्पना कर रहे हैं जो मनुष्य के दावे, आवश्यकताओं और इच्छाओं के संतोष के लिए काम करेगी। तो मनुष्य के दावे, इच्छाएं और आवश्यकताएं संतुष्ट हों, इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य के दावे, इच्छाओं और आवश्यकताओं की पहचान हो। सबसे पहली तो जरूरी बात यह है कि मनुष्य के दावे क्या है, मनुष्य की इच्छाएं क्या है, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, ये जानी जाए। तो जानने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के दावे, इच्छाएं और आवश्यकताएं, इन्हें जानने के लिए जरूरी है एक समाजशास्त्रीय तैयारी की जाए किसी भी कानून को बनाने से पहले। कर रहे हैं, आजकल वक्फ पे बात चल रही है, सबसे विचार आमंत्रित कर रहे हैं। सीआरपीसी अमेंड की थी, नए लाए थे तो कहा था सब बताइए कि क्या करें। दिस इज द टेक्निक। उन्होंने कहा समाजशास्त्री अध्ययन, ठीक है ना, विधि निर्माण के पीछे यह होना चाहिए, यह हमें देखना चाहिए कि जो विधिक अवधारणाएं यानी आवश्यकता, इच्छा और दावे, ये समाज पर क्या प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं। यानी कोई इच्छा, क्या दावा, आवश्यकता, ऐसे तो हमेशा ही मांग उठती रहती है। क्या समाज में इस ढंग की स्थिति आ गई है कि ये दावा, आवश्यकता, इच्छा अगर पूरी ना हुई तो स्थिति ये बनेगी, विद्रोह हो जाएगा। जैसे आजकल बड़ा लोग कहते रहते हैं कि पत्नियों के उत्पीड़न से रक्षा के लिए पतियों के लिए कानून बनना चाहिए। अभी ये स्थिति नहीं आई, अभी भी 95% पत्नियों का ही उत्पीड़न हो रहा है, पतियों का नहीं। आप जिन जो चर्चाएं सुनते हैं वो एक्सेप्शंस हैं, और आपका घटना के लिए कानून बनता है, ठीक है ना, उदाहरण के लिए कानून नहीं बनता। वो उदाहरण है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो विधिक अवधारणाओं का अध्ययन करना चाहिए, समाजशास्त्री तैयारी होनी चाहिए, हमें उन मेथड्स को पहचानना चाहिए
जिन मेथड्स के माध्यम से कानून को लागू किया जाए, जैसे अब सरकार करती है, उन्होंने कहा सेमिनार करिए कानून की जानकारी के लिए, लोगों को जानकारी दीजिए। जैसे जब मोदी आए थे उन्होंने कहा कि बिजली का बिल नहीं भरा जाता। क्यों नहीं भरा जाता? क्योंकि उन्होंने कहा अधिसंख्य तो इसलिए नहीं भरा जाता कि तुम आदमी को बिल ही नहीं देते हो, बिल देने में उसे इतना परेशान करते हो कि वो कहता है भाड़ में जाए, जब इकट्ठा होगा देख लेंगे। और तुम इकट्ठा करवाते हो इसलिए ताकि बाद में किस्तें बनाने के नाम पर इस सब पे पैसे लोगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप बिल पहुंचाइए, बस केवल इतना करना है, आप बिल पहुंचा दीजिए टाइम पे। बिल टाइम पे पहुंचने लगा, 70% समस्या का समाधान, क्योंकि 70% आदमी ला ओबेइंग है। कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती अगर 70% आदमी व्यवस्था पसंद न हो, चल ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा विधिपरक तरीकों का अध्ययन ये होना चाहिए। ठीक है, कालांतर में किसी विधि का क्या प्रभाव हुआ है समाज पर, और जो नहीं हो सका क्यों नहीं हो सका, इसका अध्ययन होना चाहिए। इस सबके लिए रिसर्च की जरूरत है। उन्होंने कहा सभी देशों में न्याय मंत्रालय की स्थापना होनी चाहिए जो कंटिन्यूअसली इन सारे कामों को करे। आप देखेंगे सब जगह दुनिया के सारे देशों में न्याय मंत्रालय की स्थापना हुई है। डीन रॉस्को पाउंड प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। ये तरीके उन्होंने बताए मनुष्य के दावे, इच्छा और आवश्यकताओं को जानने के, और कहा जब मनुष्य के दावे, इच्छा और आवश्यकताएं पहचान ली जाएंगी तो हमें इन दावों, आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति समाज चाहता है ये पता लग जाएगा, और यही वो विधिक अवधारणा होगी जिस पर हित विकसित होंगे, और फिर उन हितों के संरक्षण के लिए व्यवस्था निर्मित होगी, और उस व्यवस्था को हम निर्मित भली प्रकार से कर पाएंगे। ये कार्य रूप में कैसे होगा, इस पर कल हम लोग बात करेंगे, देखेंगे।